हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जो दूसरे टॉपिक हैं जैसे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद पूरा का पूरा ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ये एक्चुअली केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स में डिवाइडेड है चीज़ें। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तुम आगे की क्लास में जाओगे तो ये जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, ये पूरी की पूरी एक ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें तुम पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम बेसिक इंट्रोडक्शन आज देंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और ये इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इंटरेस्ट लगा के पढ़ना। अगर यहाँ बेसिक लेवल पर चीज़ें 1 बाय 1 क्लियर होती जाएंगी, आगे की क्लासेस में भी 1 बाय 1 तुमको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते करते चलेंगे, जिससे कि जब अभी ही जब आगे तुम्हें कोई पढ़ाई करनी है, सम बेसिक कंसेप्ट या आगे एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी हो, तो तुम्हारे बेसिक फंडामेंटल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हों। और अलॉन्ग विद अभी जब तुम एग्ज़ाम वगैरह भी देने जाओगे तो भी हम उसको कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि बहुत अच्छे से, जैसे ज़्यादातर बच्चों को होती है परेशानी कि सर हमको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बड़ी तकलीफ होती है, तो आज मैं उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। और जहां पर भी कोई तुमको दिक्कत लगे या किस तरीके की होगी, आएगी ही नहीं दिक्कत, पहली बात तो हम तुम्हारी एक एक दिक्कत को सॉल्व करते हुए चलेंगे, या किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं बच्चों को वो भी मैं बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्बन, कार्बन का नेचर क्या है। तो सबसे पहले कार्बन के नेचर की बात अगर हम करें तो क्या है कार्बन के साथ, कार्बन सबसे पहले यहां पर देख लो, 1 बाय 1 चलते हैं बड़े आराम से। कार्बन, कार्बन का सिंबल, कार्बन को शो कैसे किया जाता है, दिस। और ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ खास बात ये होती है कि कार्बन के डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं। जैसे कि कार्बन के 2 एलोट्रॉप बहुत ही कॉमन है, जैसे एक एलोट्रॉप और भी है, फुलेरिन करके भी है, लेकिन 2 एलोट्रॉप बहुत कॉमन है कार्बन के। एक तो डायमंड ही है और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में बेसिकली जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है उसमें मैं यहां पर तो तीनों लिख देता हूं। एक तो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो क्या है, डायमंड। सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन यही बना कि कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप बताओ कोई, कार्बन का एलोट्रॉप बता दो कोई। तो डायमंड में तो कोई दिक्कत नहीं तुम्हें बताने में कि डायमंड है क्या, डायमंड है कार्बन। डायमंड क्या है, कोयला, जिसको ऐसे बोलते हैं ना कोयला, तो डायमंड वही है। और देखो कितना चमकता है। और दूसरा जो डायमंड का एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो है ग्रेफाइट। वैसे तो हमने तुमको ये बताया कि 3 हैं वैसे, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस भी होते, फ्लोरेंस भी सिंथेसाइज्ड है ये, लेकिन ये नेचुरली अकरिंग है। डायमंड एंड ग्रेफाइट नेचुरली अकरिंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हैं। तो डायमंड, अब देखो 1 बाय 1 चलते हैं कि डायमंड क्या है।
और ग्रेफाइट क्या है, स्ट्रक्चर वाइज डायमंड क्या होता है और ग्रेफाइट क्या होता है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि वैसे क्या होता है कि हम लोग जब ये पढ़ते हैं कि नॉन मेटल्स, कार्बन क्या है, कार्बन पहली बात तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन टिपिकल नॉन मेटल है। और जो नॉन मेटल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स को हम ये कहते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन प्लीज़ यहाँ ध्यान रखना कि डायमंड के जो ये दो एलोट्रॉप हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, कार्बन के जो ये दो एलोट्रॉप हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, उसमें डायमंड जो होता है, डायमंड जो है पुअर कंडक्टर। और पुअर कंडक्टर क्या कहें, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहें, ये तो इंसुलेटर ही है। बट ग्रेफाइट पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर, but graphite is good conductor of electricity. But graphite is good conductor of electricity. अब देखो कार्बन, कार्बन के बाद मैंने बताया कि कार्बन क्या है, कार्बन पहली बात तो सिंबल कार्बन का तो C ही है, और उसके बाद एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन में वैसे तो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन बेसिकली होते हैं, लेकिन फुलेरिन्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल हैं। दो मेन इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, एक तो होता है ग्रेफाइट और एक होता है डायमंड। अब डायमंड और ग्रेफाइट में ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कार्बन के जो दो बेसिक एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, जिसमें कि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, और या इसको हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं, और ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो जब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिक लेवल पे जब हम करते हैं तो ये हम ऐसे करते हैं 2 4। हमेशा ध्यान रखना ये जो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से करते हैं, जैसे हम 9th और 10th क्लास में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो 2, 4, ये कॉमा बहुत गंदा होता है, कॉमा नहीं लगाना चाहिए, डॉट लगाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना डॉट लगाना चाहिए। क्यों? डॉट का मतलब होता है कि पहली सेल खत्म हो गई, अब पहली सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दूसरी सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब थोड़ा सा और हायर लेवल पे पढ़ोगे तो यहाँ पर ये सेल के अंदर सबसेल वाला कंसेप्ट होता है। तो सेल के अंदर सबसेल वाला कंसेप्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि 4 तरह की सबसेल होती हैं। एक सेल के अंदर 4 तरह की सबसेल्स होती हैं, SPDF। तो इसमें क्या है कि ये जो पहली सेल है इसका ऐसे करके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, 1s2, 2s2 और 2p2, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब सेल में है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड की p सब सेल में है, इसीलिए कार्बन p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि है ना, वैसे इस तरह से जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं तो S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट, इस तरीके से जो कैटेगराइजेशन है एलिमेंट्स का वो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे 11th या 12th में पढ़ते हैं इनको। लेकिन हम अभी बेसिक लेवल पे बस इतना बात बता देना है केवल कि कार्बन को P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि अभी हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी या मेटल नॉन मेटल या पीरियोडिक टेबल डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी और देंगे कि इस तरह से कैसे कर, थोड़ा सा एडवांस, जैसे ना 10th में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि आगे भी 11th में जाकर के यही करना है शुरुआत में, फिर थोड़ी परेशानी होती है। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको 2 4।
अब एक एलिमेंट की बेसिक लेवल पे एक एलिमेंट का नेचर होता है कि अपनी वैलेंस सेल का ऑक्टेट पूरा कर ले। अपनी जो आउटर मोस्ट सेल है, जो उसकी वैलेंस सेल है, बाहरी सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। अब कार्बन के पास क्या है? कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और एक काम ये और कर सकता है कि या तो 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले कहीं से तो अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, और या तो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या हो जाएगा, केवल आउटर मोस्ट सेल में बस 2, मतलब आउटर मोस्ट सेल के सभी इलेक्ट्रॉन निकल गए और केवल अंदर वाली सेल बची, सबसे पहली वाली सेल बची। लेकिन ये 2 काम कर पाना कार्बन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, ये थोड़ा सा हम अभी बताते हैं कि ये क्यों काम मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं ये बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि कार्बन का सेकंड पॉइंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता है मोस्टली। रेयरली कभी कभार मुश्किल से बन जाए, वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन कार्बन की जनरल टेंडेंसी होती है कोवेलेंट कंपाउंड बनाने की। कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है ये। कोवेलेंट बॉन्ड बना पाता है का मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। गिव एंड टेक इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन दे करके या इलेक्ट्रॉन ले करके इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना मुश्किल रहता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? वैसे मैं करके बताता हूं अभी तो समझ में आ जाएगा। अब देखो, जैसे एटॉमिक नंबर 6 है, तो हमको पता है कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। और फॉर अ न्यूट्रल एटम किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर देखो एक प्लस होता है, तो अगर ठीक है प्रोटॉन के ऊपर एक प्लस होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बेसिकली प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अब जैसे मान लो किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और ये किस में होता है, कार्बन में ही होता है ऐसा। ठीक है, जैसे कि कार्बन का सपोज हम ये बना दे रहे हैं कि कार्बन का ये न्यूक्लियस है, इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन पर एक प्लस चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर एक प्लस चार्ज होता है, तो 6 प्रोटॉन पर कितने प्लस चार्ज हो गए, +6 हो गए। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर 6+ का चार्ज दिख रहा है। और एक बात नेचर में ये समझ लो कि नेचर में कोई भी प्लस या कोई भी माइनस कभी फ्री नहीं रह सकता। अगर कोई न्यूट्रल एटम है, जैसे कार्बन एक न्यूट्रल एटम है, हम जब कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन एक न्यूट्रल एटम है, तो इसका मतलब है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस है, तो कार्बन के न्यूक्लियस के ऊपर 6+ चार्ज आ गया, 6+ चार्ज आ गया। अगर ये 6+ चार्ज आ गया है कार्बन के न्यूक्लियस पे, सब लोग बच्चों समझ रहे हो कि अगर न्यूक्लियस के ऊपर 6+ का चार्ज आ गया है तो ये प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए क्या होगा, 6 माइनस बाहर से आ जाएंगे। और वो जो 6 माइनस होंगे वो न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं शेल्स में, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में, मेरी बात को समझना, अब जैसे किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो अब देखना जरा ध्यान से,
6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर +6 का चार्ज है, इस पूरे न्यूक्लियस के ऊपर +6 का चार्ज है। तो इसके चारों तरफ क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पहली वाली सेल में और कार्बन का बना रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी वाली सेल में। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो ये 6+ है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर देखो 6- है। अब इसका ये मतलब हुआ कि 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं इन न्यूट्रल एटम में। अब आउटर मोस्ट सेल में, कार्बन की आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो एक एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, कार्बन भी अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो कार्बन के पास 2 तरीके हैं, प्राइमरीली 2 तरीके हैं कार्बन के पास, कि या तो ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो उसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन की टेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि हाइड्रोजन में बस एक ही सेल होती है, तो पहला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहली सेल का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 2 है, और दूसरी सेल का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, 8। और 8 एक ऐसी चीज है कि हर एलिमेंट फिर उसके बाद अब प्राइमरीली हाइड्रोजन को छोड़ दो। ठीक है, हाइड्रोजन ये चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इनर्ट गैस हीलियम की तरह हो जाए, He की तरह। बाकी सब लोग ये चाहते हैं, हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब लोग ये चाहते हैं कि बाई हुक और बाई क्रूप हमारे आउटर मोस्ट सेल का तो कम से कम ऑक्टेट तो पूरा हो जाए। तो कार्बन भी यही चाहता है कि ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो जब कार्बन ऑक्टेट पूरा हो जाए ये चाहता है, तो कार्बन के साथ 2-3 ऑप्शन है कि ये चारों इलेक्ट्रॉन निकाल। अब देखो चारों इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। अब चारों इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होता है, देखो ऐसे समझ लो कि 6 प्रोटॉन जो हैं, 6 प्रोटॉन है जो हैं, वो 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं। अब क्या होगा, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से कार्बन का कोई बहुत फायदा तो हुआ नहीं, कोई ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन जब उसके पास से निकल गया तो इससे ये हुआ कि अब क्या हुआ, न्यूक्लियस में 6+ हैं और बाहर कितने माइनस बचे, अब 1 माइनस तो निकल गया। 6+ थे और 6 माइनस थे, और 1+ जब निकल गया तो उस एटम के ऊपर एक चार्ज, उस स्फीयर के ऊपर एक प्लस एक्स्ट्रा 1+ चार्ज आ गया। और इसको कॉमन लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि अब क्या, पहले 6+ 6 माइनस को पकड़े हुए थे, अब 6+ जो है 5 माइनस को पकड़े हुए हैं। तो ये बताओ ना, 6+ 6 माइनस को ज्यादा अच्छे से पकड़ेंगे कि 6+ 5 माइनस को ज्यादा अच्छे से पकड़ेंगे? 6+ 5 माइनस को तो और अच्छे से चिपका लेंगे। तो अब क्या है, अब 5वां इलेक्ट्रॉन भी निकालो, तो 2 निकल गए। अगर 2 निकल गए तो अब 4 इलेक्ट्रॉनों को 6 प्रोटॉन पकड़े हुए हैं। ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का निकालना, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन तो समझ में आती है बात, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया चलो ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया चलो ठीक है। अरे ज्यादा से ज्यादा खींच खाच के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी जरूरी होती है अगेंस्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर, अगेंस्ट न्यूक्लियर चार्ज, तो कोई बात नहीं, साइज बड़ा है, निकल गया 1 इलेक्ट्रॉन। 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो क्या मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, या ज्यादा ज्यादा एल्यूमिनियम है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो आयनिक बॉन्ड बना लेता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया या 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए या 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए बस। लेकिन फिर भी ये समझे रहो कि पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, अब इलेक्ट्रॉनों का निकलना मुश्किल हो जाता है। चलो दूसरा भी निकाल लिया, तो अब उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा, ऐसे ही चौथा निकालेंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके C4+ बनाना कार्बन का वेरी मच डिफिकल्ट है। वेरी मच डिफिकल्ट प्रैक्टिकली। आप थ्योरेटिकली सोच लीजिए कि हाँ 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाए। अब देखो दूसरी बात, ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया कि सर 4 इलेक्ट्रॉन चलो नहीं निकाल सकता, तो ये भी तो कर सकता है कि 4- एक्सेप्ट कर ले किसी से। अब 4- एक्सेप्ट कर ले भी थोड़ा सा दिक्कत है, कैसे?
6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है। अब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 6 प्रोटॉन ने कितने इलेक्ट्रॉनों को पकड़ रखा है? 7 इलेक्ट्रॉन को। 6 प्रोटॉन का मतलब 6 प्लस और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 7 माइनस। अब एक एक्स्ट्रा माइनस हो गया। अब 6 प्लस को 7 माइनस को संभालने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। साइज क्या हो जाएगा? साइज बड़ा हो जाएगा। साइज बड़ा भी हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन सभी लूजली बाउंड हो जाएंगे। एक और डाल दिया तो और साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा लूजली बाउंड हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकली अब एक और डाल दिया तो और बड़ा साइज हो गया, इलेक्ट्रॉन तो और लूजली बाउंड हो जाएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन डालना भी तो मुश्किल है। तो इसका मतलब कार्बन के पास ये समस्या है कि अगर कार्बन आयनिक बॉन्ड बनाए तो या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्योंकि बिल्कुल इंटरमीडिएट स्टेज है। 4 इलेक्ट्रॉन दे दो तो तुम्हारा ऑक्टेट पूरा हो सकता है। ऑक्टेट का मतलब डुप्लेट हो जाएगा पूरा। और 4 इलेक्ट्रॉन ले लो तो 8 आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस कार्बन के लिए बहुत ही प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ये समझ लो। तो फिर क्या होता है? फिर कार्बन के पास ये ऑप्शन आता है कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब शेयरिंग कर सकता है। 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, 4 के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली, 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की टेंडेंसी है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। कार्बन हैज जनरल टेंडेंसी covalent bond by sharing of electrons। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ई माइनस को जनरली इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन बोलते ही है, इसका सिंबल ही ऐसे है ई माइनस, यानी कि एक माइनस चार्ज दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बेसिस पे क्या हो गया कि चार इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, 4 इधर से मिलेंगे, 4 दूसरे एलिमेंट से मिलेंगे, तो 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो इसका ये सीधा सीधा मतलब हुआ कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। इसका ये मतलब हुआ कि कार्बन की वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 होती है। इस वैलेंसी को हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो वैलेंसी है वो कोवेलेंट बॉन्ड में बनाने में यूज हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि कोवेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। या दूसरी बात ये कहते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब देखो, जो डायमंड का एलोट्रॉप होता है, जो डायमंड का एलोट्रॉप होता है, उसमें क्या होता है कि एक कार्बन की 4 वैलेंसी से 4 अलग अलग कार्बन अटैच हैं। ठीक है, तो देखो कैसे। एक कार्बन की 4 वैलेंसी से, जैसे ये वैलेंसी, और ये टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। अब ये इस कार्बन से देखो क्या है, ये कार्बन है, फिर इस कार्बन से टेट्राहेड्रली 4 कार्बन और अटैच हो गए, फिर इस कार्बन से भी 4 कार्बन अटैच हो गए, फिर ये वाला कार्बन इससे अटैच हो गया, फिर इधर से 4 कार्बन अटैच हो गए।
फिर इधर से 4 कार्बन अटैच हो गए, ऐसे करके तो अब यहां पर क्या हुआ कि कार्बन और कार्बन में, अब देखो इस वाले जैसे ये वाला बॉन्ड है, इसमें एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, एक कार्बन का इसका इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया, सबका अपना अपना ऑक्टेट पूरा होता जा रहा है। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन में। पूरा कार्बन का जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, समझो बात को ध्यान से, डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक इतना बड़ा भी डायमंड होगा, वो क्या कहा जाएगा, वो एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें कार्बन से कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड से टेट्राहेड्रली अरेंज है। छोटा सा डायमंड वो भी एक मॉलिक्यूल है कार्बन का, बड़ा सा डायमंड वो भी एक मॉलिक्यूल है कार्बन का, क्योंकि उसमें खूब सारे कार्बन एक दूसरे से टेट्राहेड्रली अरेंज हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी पर इलेक्ट्रॉन पर कार्बन इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए ये है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंसुलेटर है। अब देखो अगर यहां पर ग्रेफाइट होता तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट में कार्बन का प्लेनर फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके। देखो अब देखो यहां पर ये जो एक पॉइंट है, समझ लो कि वहां पर एक कार्बन है, फिर ये बॉन्ड है, फिर यहां कार्बन है, फिर यहां कार्बन है, फिर यहां कार्बन है, फिर यहां कार्बन है। तो यहां पर देखो इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब क्या हुआ, ऐसे भी हो गया, अब तो यहां पर क्या हुआ, कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का छूट रहा है ना हर जगह, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का हर जगह छूट रहा है। और फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट में लेयर स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे एक लेयर है, एक लेयर में कार्बन कार्बन अटैच है और कार्बन कार्बन अटैच है, पूरे पूरे कार्बन कार्बन अटैच है, और फिर हर कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन छूटा है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है। तो 2-3 हर लेयर के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, वो मोबाइल रहते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग तो करते रहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन खुले इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जब खुले इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इसीलिए कहते हैं ड्यू टू फोर्थ पर कार्बन फोर्थ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन द लेयर ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब इसके बाद ठीक है ना, तो अब ये बात तो हमेशा दिमाग में बैठ गई होगी अच्छे से कम 2 पॉइंट तो बहुत अच्छे से बैठ गए होंगे कि डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंसुलेटर है, हिंदी में कुचालक कहते हैं, और ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्रेफाइट वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इवन। ठीक है, तो हमने एलोट्रॉप बताया, थोड़ा सा कार्बन की वैलेंसी के बारे में बताया कि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन टिपिकल नॉन मेटल है। ठीक है, अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जब हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक खास बात होती है कि कार्बन में खास तौर से एक खास बात होती है, कार्बन की पहली खास बात तो ये थी, ये खास बात नहीं है इतनी, लेकिन हाँ फिर टेट्रावैलेंट होना कार्बन का और साइज इंटरमीडिएट होना, ये एक मेन कैरेक्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए, क्योंकि कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी हो जाती है इस वजह से कि टेट्रावैलेंट है और एक इंटरमीडिएट साइज का है, ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता जाता है ना, तो कार्बन है, कार्बन से छोटा तो फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से छोटा और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से और छोटा फ्लोरीन है,
बीच में कार्बन है, एक इंटरमीडिएट साइज का कार्बन है, छोटा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो आउटर मोस्ट शेल सेकंड ही है, तो छोटा तो है पर बहुत छोटा नहीं है। टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंट कैरेक्टर और एक इसकी वजह से एक खास प्रॉपर्टी है इसके अंदर, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। ये जो कैटिनेशन है, कैटिनेशन का मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म चेन और साइकिल ऑफ इट्स ओन, और इसके अंदर ट्रिमेंडस टेंडेंसी है, बनाते ही चला जाता है, लंबी से लंबी साइकिल बनाते चले जाओ, लंबी से लंबी साइकिल बनाते चले जाओ, साइकिल बनाते चले जाओ, बनता चला जाएगा, ठीक है। और चेन बनाते जाओगे तो चेन भी बनती चली जाएगी। तुम 3 कार्बन की साइकिल से शुरू करो, 4 कार्बन की साइकिल हो जाएगी, 5 कार्बन की साइकिल हो जाएगी, 6 कार्बन की, खूब तुम बड़ी साइकिल बना सकते हो। और चेन में तो ये है कि चेन तो तुम कितनी भी लंबी करते चले जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन है, इसका मतलब होता है टेंडेंसी टू फॉर्म चेन, चेन और साइकिल ऑफ इट्स ओन, ठीक है ना। ऐसी प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो कार्बन के अंदर तो ट्रेमेंडस टेंडेंसी है कैटिनेशन की, ठीक है। कार्बन सल्फर है ना, देखो सल्फर के अंदर भी थोड़ी सी टेंडेंसी है, सल्फर के अंदर भी थोड़ी सी टेंडेंसी है। कार्बन के बाद तुरंत जैसे जब हम नाइट्रोजन में जाते हैं, तो नाइट्रोजन जो होता है बेचारा, नाइट्रोजन की टेंडेंसी जो होती है कैटिनेशन की, यानी कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ा, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जुड़ा, कम हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 नाइट्रोजन जुड़ गए एक दूसरे से। ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन में O डबल बॉन्ड O और एक O और ले लो, जैसे ओजोन होता है, ओजोन का फार्मूला होता है O3, तो ऑक्सीजन थोड़ा सा और थोड़ी सी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या हो गई, कम हो गई थोड़ा, क्योंकि साइज छोटे हो गए ना, कार्बन से भी छोटा हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से और छोटा हो गया ऑक्सीजन। और वैलेंसी, वैलेंसी भी तो इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी भी तो कम होती जा रही, कार्बन की 4 है, 4 है, और नाइट्रोजन की 3 हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई। अब फ्लोरीन में जाओगे तो साइज भी छोटा है और मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का क्या मतलब, फ्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया नहीं कि फ्लोरीन की तो खत्म हो गया, बॉन्ड पूरा हो गया उसका। लेकिन जब हम ऑक्सीजन से नीचे सल्फर पे आते हैं, तो सल्फर में थोड़ी सी है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, S8 क्राउन वाला स्ट्रक्चर जो होता है ना, तो क्या है क्राउन वाला जो स्ट्रक्चर है वो S8, तो उसमें क्या है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सल्फर में है, इन कार्बन में ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है ना। सिलिकॉन में घट डिक्रीज हो जाती है एकदम से, कार्बन के नीचे आया सिलिकॉन एकदम से डिक्रीज हो गई। कार्बन में सबसे ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है, और इतनी ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन, इतने सारे कार्बन के कंपाउंड हो जाते हैं, इतने सारे कार्बन के कंपाउंड हो जाते हैं कि कार्बन की केमिस्ट्री को हम अलग से पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम 10th लेवल तक अभी कार्बन इट्स कंपाउंड में थोड़ा सा हमने उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका कि थोड़ा सा बता दिया ब्रीफ में कि भाई ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब जब एडवांस लेवल पे जाओगे 11th में 12th में यार, इसके बाद जाओगे तो बढ़ती चली जाएगी कार्बन की केमिस्ट्री, कार्बन की केमिस्ट्री एक मतलब एक अलग ब्रांच ही बन गई केमिस्ट्री की। तो ये 2 प्रॉपर्टी, टेट्रावेलेंट कैरेक्टर एंड कैटिनेशन, इसकी वजह से कार्बन के अंदर चेन बनाने की टेंडेंसी हो जाती है। अब तुमको एक कार्बन की होमोलॉगस सीरीज बता रहा हूं, उसमें क्या है देखो, एक बहुत बढ़िया, तुम देखो क्या है, H2 तो जानते ही हो, H2 क्या होता है, हाइड्रोजन। H2 को क्या करो, ये है H सिंगल बॉन्ड H, अब ये वाला बॉन्ड हटा दो, अब ये वाला बॉन्ड हटा दिया और बीच में CH2 लगा दिया, CH2 क्या लगा दिया, CH2, और फिर ऐसे करके जोड़ दिया,
तो ये देखो क्या बन गया, एक कार्बन का कंपाउंड बन गया हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन का कंपाउंड बन गया हाइड्रोजन के साथ सैचुरेटेड। इसको हमने क्या बोला, एक कार्बन का है, इसको क्या बोल दिया, मेथेन। ठीक, अब इसको ऐसे करेंगे, इसको अब एक CH2, अब एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड कम करो और फिर एक CH2 लगा दो, तो CH2 लगाते जा रहे हैं हम। फिर हमने कॉर्नर वाले CH का बॉन्ड हटा करके इसमें एक CH2 और फिट कर दिया। अब देखो ये क्या हो गया, फिर बॉन्ड लगा दिया। अब ये देखो क्या बन गया, मीथेन से क्या बन गया, इथेन बन गया। मीथेन से क्या बन गया, इथेन बन गया। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें CH2 बीच में डालते जाओ, CH2 बीच में डालते जाओ, चेन बढ़ती जाएगी। तो उसके रूट वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एल्क। तो यहां पर अगर एक कार्बन का जो रूट वर्ड है, एक कार्बन का जो रूट वर्ड है उसको हम बोलते हैं मेथ हाइफन, मतलब इसके आगे कुछ लगा दो। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल, पूरा कंपाउंड देखो उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो एल्क लिख दिया, रूट वर्ड है। ये जो रूट वर्ड है वो एल्क कहते हैं, ठीक है। उसके आगे क्या लगा दिया, एन लगा दिया। दो कार्बन की चेन, दो कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, और एथ के आगे एन लगा देंगे तो एल्केन बन जाएगा अगर सैचुरेटेड है तो। ऐसे ही तीन कार्बन की चेन अगर होगी तो इसको हम बोलेंगे प्रोप, वैलेंसी फ्री। चार कार्बन की चेन होगी तो इसको हम बोलेंगे ब्यूट, वैलेंसी फ्री। पांच कार्बन की चेन होगी तो इसको हम बोलेंगे पेंट, वैलेंसी फ्री। हेक्स, मतलब आगे इसमें एन लगा देना ना। हेप्ट हाइफन, मतलब यहां पर एन लगाना होगा, वैलेंसी नहीं। जैसे वैलेंसी तो मतलब उसमें इंटरमीडिएट अगर होगा या कोई आयन होगा तो वहां पर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हाइफन मतलब यहाँ पर आगे कुछ फिट करना है। एन है, सैचुरेटेड है तो यहाँ पर एन लगाएंगे, अनसैचुरेटेड है तो इन लगाएंगे, और ज्यादा अनसैचुरेटेड है तो आइन लगाएंगे। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन है, कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर आ गया तो इन हो जाता है, और कहीं पर भी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, आइन हो जाता है। तो ऐसे हम 8 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्ट। 9 कार्बन वाले को बोलते हैं नोन। 10 तक बताऊंगा, वैसे इसके ऊपर भी होते हैं। 10 कार्बन वाले को बोलते हैं डेक। चलो 11 भी कर लेते हैं, 11 कार्बन वाले को बोलेंगे हम अनडेक। ठीक है, मतलब इस तरह से ऐसे करके समझ लो। अगर ऑक्ट है तो ऑक्ट का मतलब है 8 कार्बन की चेन, 1 2 3 4। अगर ओपन चेन है तो 8 कार्बन की है। अगर हम साइकिल बना देंगे तो उसमें पूरा क्या लिख देते हैं फिर आगे प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स क्या मतलब कि जो पेरेंट रूट वर्ड है उसके पहले अगर कुछ लिखते हैं तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और पेरेंट जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड के बाद जो हम लिखते हैं वो हम उसको हम सफिक्स कहते हैं। सफिक्स का मतलब कि जो पेरेंट रूट वर्ड है, जो हमने एल्क लिखा, एल्क के बाद ALK के बाद जो लिखोगे वो सफिक्स है, और ALK के ए के पहले जो लिखोगे वो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मतलब जो पहले, कुछ भी कहने के पहले जो लगाया जाता है वो प्रीफिक्स है। जैसे मेरा नाम है संजीव अवस्थी, तो मिस्टर संजीव अवस्थी में मिस्टर जो है वो प्रीफिक्स है। संजीव के पहले मिस्टर लगा है, दैट इज प्रीफिक्स, और संजीव के बाद संजीव कुमार, तो कुमार जो है, कुमार इज सफिक्स। ओके, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखो, कंपाउंड्स ऑफ
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन, compounds of carbon with hydrogen only are known as hydrocarbons. और ये हाइड्रोकार्बन जो होंगे, ये जो हाइड्रोकार्बन होंगे ये हो सकते हैं अब इन हाइड्रोकार्बन में क्या चलता है, नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक कह लो चाहे ए साइक्लिक कह लो, और साइक्लिक। साइक्लिक में दो तरह के कंपाउंड हैं, एली साइक्लिक एक्चुअली, ठीक है, और एरोमेटिक। और इसमें जो होंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में होंगे एल्केन, और एल्केन को दूसरा नाम हम इसको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में एल्कीन्स एंड एल्काइंस। और जो अनसैचुरेटेड एल्कीन्स जो होंगे, एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं, और एल्काइंस को हम, वैसे तो जो एल्काइन का पहला मेंबर है उसका कॉमन नेम ही होता है एसेटाइलिन, लेकिन हम एल्काइंस को कॉमनली एसेटाइलिन्स भी बोल देते हैं। जैसे हमने एल्केन को पैराफिन कहा और एल्कीन को मतलब कॉमनली ओलिफिन्स भी बोलते हैं, ऐसे ही नॉर्मली एल्काइंस को हम एसेटाइलिन्स बोलते हैं। वैसे एसेटाइलिन फर्स्ट मेंबर ऑफ जो एल्कीन होता है उसको भी हम कॉमन नेम उसका एसिटिलीन होता है। अब जैसे देखो अब सैचुरेटेड में मैंने बताया ना कि सैचुरेटेड में क्या होगा कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन कभी कोई कंपाउंड देख लो तुम, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है तो वो सैचुरेटेड है। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड है। वैसे तुमको एक बात और बताएं कि दो एटम के बीच में बनने वाला, अभी थोड़े दिनों बाद जान ही जाओगे, दो एटम के बीच में बनने वाला पहला कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और उन्हीं सेम एटम्स के बीच में दूसरे या तीसरे बॉन्ड जब बनेंगे उन्हीं सेम एटम्स के बीच में, जैसे यहाँ पर तो सेम एटम, जैसे ये है ना, कार्बन की चार वैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी है ना, तो देखो कितनी हुई, 1 2 3 4, 4 कार्बन और टेट्रावेलेंट है सब, ये तो पूरा देखो कंपाउंड सैचुरेटेड है। और सब में एक दूसरे के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है। ऐसे ना बोल देना कि ये सर ये कार्बन का ये एक सिंगल बॉन्ड ही हो गया, डबल बॉन्ड ही हो गया। अरे नहीं नहीं, दो एटम के बीच में, ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये पहला बॉन्ड है ना, और ये कार्बन और एच के बीच में पहला बॉन्ड है। और एच तो क्या होता है, मोनोवेलेंट ही होता है ना। अगर डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे ये सी डबल बॉन्ड सी, तो क्या हुआ यहां पर अब देखो यहां पर कितने,
कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड है। तो अब यहाँ पर ये दो जो कार्बन के बीच में जो पहला बॉन्ड है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और इन दो कार्बन के बीच में जो दूसरा बॉन्ड है उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ भी लगा दो, यहाँ तो जैसे H लगा दिया तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि दो एटम के बीच में बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होता है। तो हाइड्रोजन जो है किसी के साथ भी जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो फिर इसके बाद हम सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आज हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। आज हमने थोड़ा सा होमोलॉगस सीरीज के बारे में बताया लास्ट में कि H2 जो था, H2 को खोल दिया, बीच बीच में CH2 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 करके डालते चले गए, तो क्या हुआ, चेन बढ़ती चली गई। और एक कार्बन का है तो मेथ है, 2 कार्बन का एथ है, 3 कार्बन का प्रोप है, 4 का ब्यूट है, इस तरह से। अगर सेचुरेशन है तो एंड में एन लगाते हैं। अगर अनसेचुरेटेड है, जैसे मान लो कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड आ गया, तो वहां पर इन लगाते हैं एज ए सफिक्स। और एन, इन और आइन, देखो सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड वाले को हम इन बोलते हैं, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम आइन बोलते हैं। तो ये जो एन है या इन है, ये हमेशा जब हम कभी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो ये एन और इन, आइन हमेशा सफिक्स की ही तरह यूज होंगे, या ठीक है, हमेशा सफिक्स की ही तरह यूज होंगे। कभी ये प्रीफिक्स की तरह नहीं लिखे जाएंगे, सफिक्स की तरह ही यूज होंगे। और ऐसे सफिक्स को हम ये भी बोल देते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो कार्बन का नेचर डिस्कस करा, टेट्रावेलेंट होता है। कार्बन के एलेट्रॉप्स के बारे में बताया, डायमंड है, ग्रेफाइट हैं, फुलेरिन्स हैं जिसमें कि 2 नेचुरली अकरिंग हैं, उनके नेचर के बारे में बताया, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कार्बन की प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, टेंडेंसी टू फॉर्म चेन ऑफ इट्स ओन और साइकिल ऑफ इट्स ओन, ये डिस्कस किया आज की क्लास में। ठीक है, तो अब आगे फ्यूचर क्लास में हम जब इसके बारे में और आगे चलेंगे, पहले हम नॉमेनक्लेचर इसका थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, फिर फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताएंगे, फिर थोड़ा ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए थैंक यू ऑल।